नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के रिवीजन सीरीज में अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, जिससे अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा अपवाह तंत्र। अपवाह की बात करते हैं। ड्रेनेज निश्चित वाहिकाओं, नदी, नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। जैसे नदियों के माध्यम से या नाले के माध्यम से जहाँ पर जल प्रवाह हो रहा है उसी को अपवाह कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? तो वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। जो अपवाह हमारा होता है उसी के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो नदी तंत्र हमारा, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा कौन सा है? हिमालय की नदियां हैं। दूसरा कौन सा? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, दोनों नदियाँ। हिमालय की नदियाँ जैसे एक बार हम यहाँ पर मैप के द्वारा भी देखेंगे, हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। जैसे ये समझ लो आप भारत का मैप है। ठीक है, तो ये आपका जो इधर से जो ये यहाँ की जो नदियाँ हो गई ये हमारा जो भारत की, ठीक है, हिमालय की तरफ की इधर की जो नदियाँ हो गई वो कौन सी नदी हो गई? हमारी हिमालय नदियाँ हो गई। और वही अगर हमारी ये इधर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ये इधर आएगी और ये हमारा कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, तो यहाँ नीचे से ये वाली जो नदियाँ हो गई, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ, यहाँ की जो नदियाँ हो गई इस क्षेत्र में जो बह रही है वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाएगी। तो चलो देखते हैं हम इसको। जो हिमालय नदियाँ हैं उसको तीन भाग, वो तीन प्रमुख नदियाँ हैं हिमालय की। कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं? एक है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ में कौन कौन सी आती हैं? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ हमें प्रायद्वीपीय नदी में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र हमारा है, उसको देखो। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी बोखुर चूक के निकट एक हिमनद से होता है। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर है। यह भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिम नदी है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी या खबान या सिरमुख के नाम से भी जानते हैं इसे। दाएं भाग की सहायक नदियाँ गिलगित, श्योक, काबुल है इसकी सहायक नदियाँ। बाएं भाग तट की जो नदियाँ हैं वो पंचनद हैं, जैसे सतलज हो गया, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, जास्कर भी है, तो इसको याद रखेंगे आप। अब यह कराची के पूर्व जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अब इनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो झेलम जो नदी है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी वेरीनाग झरने से होता है और इसके तट जो प्रमुख तटीय शहर इसके जो बसा हुआ है वो कौन सा? श्रीनगर है। सहायक नदी अगर पूछ ले झेलम नदी की कौन सी है? किशनगंगा है। चेनाब नदी पूछ ले तो ये झेलम नदी चिनाब में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चिनाब नदी से इसका संगम है। आगे देखते हैं हम चिनाब नदी के बारे में पढ़ते हैं। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा के मिलन से होता है। चिनाब नदी का उद्गम, चंद्र और भागा दो नदियाँ हैं, उससे मिलकर चिनाब नदी का उद्गम होता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछ ले आपसे तो कौन सी है? सिंधु सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। इसका अन्य नाम भी है चंद्रभागा। चंद्र और भागा नदी से मिले तो इसलिए इसका नाम चंद्रभागा नदी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं रावी नदी अगर पूछ लें, और रावी नदी के बारे में देखते हैं हम। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में ये बहती है और चेनाब नदी में जाकर ये भी मिल जाती है रावी नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है और ये कुल्लू घाटी से होकर बहती है। हरिके के पास सतलज नदी में संगम मिल जाती है जाकर, तो व्यास नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सतलज नदी के बारे में देखते हैं। सतलुज नदी के बारे में, तिब्बत में इसे लांगचेंग खम्बाव के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकस ताल झील से होता है और सिपकिला के पास से भारत में ये प्रवेश करती है सतलज नदी। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण भी है ये। आगे देखते हैं।
गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। हमने देखो सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया, अब गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। हालांकि ना सिंधु नदी का जो पूरा मैप है उसको मैप थ्रू भी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। पूरा जो हमारा सिंधु नदी का तंत्र पूरा मैप होगा, ठीक है, कौन सी नदी इसमें किधर से मिलती है वो पूरा हम देखेंगे। गंगा नदी तंत्र का भी देखेंगे। तो अभी इसमें केवल हम रिवीजन कर रहे हैं इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं। पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण। पूर्ववर्ती उपवाह का उदाहरण देखो यहाँ पे। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। कौन सी? गंगा नदी तंत्र। उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने पर के बाद ये गंगा कहलाती है। तो मतलब भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद ये हमारी गंगा कहलाती है, ठीक है। हरिद्वार के में मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। कुल लंबाई अगर पूछ ले तो 2525 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। बाएं तट की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। दाएं भाग से जो है यमुना, सोन, ठीक है, ये नदियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी में ये नदी जाकर गिरती हैं। इसका अन्य नाम पूछ ले तो पद्मा और मेघना भी है, मेघना या पद्मा, ठीक है। पंचप्रयाग में देखते हैं। हमारा जो पंचप्रयाग है, जहाँ पे विष्णु प्रयाग है पंचप्रयाग। अलकनंदा जहाँ पर धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा नंदाग्नि जहाँ मिलती है वहाँ पर कौन सा? नंद प्रयाग है। अलकनंदा पिंडार कर्ण प्रयाग है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी है और देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी है। देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी है। आगे देखते हैं यमुना नदी के बारे में। इसकी सहायक नदी यमुना भी है। तो यमुना का पहले हम देखते हैं। जो यमुना है, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर श्रेणी से होता है। दाएं तट की जो सहायक नदी है कौन कौन सी है? चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन। बाएं तट से सहायक नदी कौन सी है? हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। गंगा की सबसे पश्चिमी सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे पश्चिमी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, ठीक है। उद्गम अब इसको देखते हैं। चंबल नदी की बात करते हैं। तो चंबल नदी उद्गम कहाँ से होता है? जान पाव पहाड़ी श्रेणी विंध्य श्रेणी से होता है। जाना पाव पहाड़ी विंध्य श्रेणी है से होता है। ये खड्डों का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है चंबल नदी, उत्तर प्रदेश के इटावा में। गंडक नदी का देख लो। तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। पटना के पास निकट सोनपुर में गंगा में विलीन हो जाती है। सोनपुर बिहार में एक जगह है जहाँ का जाकर ये गंगा में विलीन हो जाती है गंडक नदी। आगे देखते हैं घाघरा नदी की बात करते हैं। तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। बिहार में ये गंगा नदी छपरा में जाकर मिल जाती है घाघरा नदी। सहायक नदियाँ देख लो तो तिल्ला, सेती, बेरी, शारदा, ये नदियाँ हैं इनकी। आगे देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी की बात करते हैं तो ये हमारा उद्गम कहाँ से होता है? माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होता है। भागलपुर के पास, बिहार में भागलपुर के पास गंगा में मिल जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए बिहार का इसको शोक कहा जाता है। अब आते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? गढ़वाल की पहाड़ी से होता है। कन्नौज के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के नाजिबाबाद में मैदान में प्रवेश करती है रामगंगा नदी। दामोदर नदी देख लो। दामोदर नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है। मुख्य सहायक नदी की बात करते हैं तो बराकर नदी है दामोदर की। भ्रंश घाटी से होकर बहती है, हुगली में मिल जाती है। बंगाल का सुख कहते हैं। बिहार का सुख कोसी, बंगाल का सुख दामोदर, याद रखेंगे। आगे देखते हैं शारदा और सरयू नदी कहाँ से निकलती हैं? मिलाप हिमनद से, नेपाल हिमालय से निकलती हैं। अन्य नाम इसका है काली और चाइक। भारत नेपाल सीमा पर बहती है। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा है, शारदा सरयू का। आगे देखते हैं
सोन नदी, सोन नदी का कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक के पठार से निकलती है, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर एक जलप्रपात का भी निर्माण करती है, ठीक है। अमरकंटक पठार के उत्तर किनारे पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा में आकर मिल जाती हैं। गंगा के दाएं तट की सहायक नदी है ये सोन नदी। महानंदा नदी को देख लो। महानंदा नदी के बारे में बात करते हैं तो इसका उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। गंगा के बाएं तट की इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है ये। पश्चिम बंगाल में गंगा में संगम इसका हो जाता है, महानंदा नदी। अब हमने देखो कौन कौन सा देख लिया, सिंधु नदी देख लिया, गंगा नदी तंत्र के बारे में देख लिया। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका जो उद्गम है चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट है। चेमा युंगडुंग हिमनद। अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती हैं। हालांकि ये निकलती है कहाँ से? तिब्बत चीन से होते हुए आती है, तिब्बत चीन से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में जाकर फिर उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बाएं तट की सहायक नदियों की बात करते हैं, इसमें कौन सा? दिबांग है, सिकांग, लोहित, बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी। दाएं भाग की सहायक नदी देखते थे सुबनसिरी है, कामेंग, मानस, शंकोश, ये नदियां हैं। अन्य नाम देखें तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें, तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र, जबकि बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा से मिलती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसको भी याद रखेंगे कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां मिलकर करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है। सुबनसिरी नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत क्षेत्र से होता है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम में पूर्ववर्ती नदी है ये हमारा। प्रायद्वीपीय नदियाँ आप देखते हैं, मतलब हमने हिमालयी नदियों को देख लिया। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी नदी है उसको देखेंगे, ठीक है। हिमालयी नदियों के बारे में एक बार मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियों में इसमें कुछ अंतर होता है। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं ना वो 12 मासी होती हैं, क्योंकि 12 मास इसमें पानी होता है। कैसे कि जब वो उसमें क्या होता है ना कि कुछ पानी उसमें हिमनद के द्वारा ग्लेशियर से भी आती हैं, इस कारण उसमें 12 मास पानी होता है। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये मौसमी होती हैं। इसमें क्या होता है कि केवल मौसम जैसे वर्षा ऋतु हो गई तो उसी में ये पानी इसमें ज़्यादा होती हैं, जबकि अगर गर्मी का मौसम आता है तो कुछ नदियाँ यहाँ पर सूख भी जाती है प्रायद्वीपीय नदियाँ में। हिमालय की जो नदियाँ होती है वो काफ़ी ऊंचे ढलानों से आती है, इसलिए अपने साथ बालू, कंकड़, मिट्टी ये सब लेके आती हैं। और ये क्या करती है, हिमालय की नदियाँ गॉर्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है। गॉर्ज का निर्माण करती हैं, फिर उसके बाद आप कहेंगे गोमुख का निर्माण करती हैं, विसर्ग का निर्माण करती हैं, ठीक है। गोमुख नहीं, क्या कहते हैं, गोखुर झील का निर्माण करती हैं, ठीक है, हिमालय की नदियाँ। और डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि ये छोटी नदियाँ होती हैं और अपने साथ जो बालू, कंकड़, मिट्टी ये सब है ना बहुत कम ले जाती है, इस कारण से ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हमारे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये कुछ अंतर है, आप इसको याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, अरब सागर में भी गिरने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है प्रायद्वीपीय नदियाँ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ये डेल्टा का निर्माण इसमें लिखा करती है, ठीक है। और अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो नर्मदा हैं, ताप्ती है, माही, ये सब एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार, नदमुख का निर्माण करती है।
हालांकि जो डेल्टा का निर्माण वही नदियाँ करती हैं जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, जो अपने साथ बालू और मिट्टी ये सब कंकड़ बालू लेके आती है, वही डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इसको याद रखते हैं। आगे देखते हैं हम महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम, पहले इसमें मैंने देखा था ना कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है तो उससे महानदी है पहले, तो महानदी को देख लेते हैं। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये धमतरी छत्तीसगढ़, सिंहवा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से होता है इसका उद्गम। बाएं तट की जो सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हंसदेव और मंद ईव हैं। ठीक है, जबकि ये बाएं तट से सहायक नदियाँ थी। दाएं तट की बात करें तो जोंक, ओंग, तेल कई बार पूछा जाता है, तेल किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की है। ठीक है, लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई 851 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में जाती है, फिर उड़ीसा से वो हमारा इसमें गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं गोदावरी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। इसकी लंबाई की बात करें 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बाएं तट की सहायक नदियाँ के देख लो, पेन गंगा है, वेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती है। जबकि दाएं घाट की नदियों की बात करें तो सहायक नदियाँ प्रवरा, मुल्ला, पेडुवांगू, मनेर सदृश प्रपात की रचना करते हैं। आगे देखते हैं हम कृष्णा नदी की बात करते हैं। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? उद्गम हम देख ले कृष्णा नदी का तो कहाँ से होता है? हमारा पश्चिमी घाट महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होता है कृष्णा नदी का उद्गम। लंबाई की बात करें 1401 किलोमीटर है। दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। पहली कौन थी? गोदावरी। ठीक है, दूसरी कौन है? हमारा कृष्णा। बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? भीमा, मूसी, मुनेरू। दाएं तट की कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, कोगाडू जिला कर्नाटक से होता है। इस पर एक जलप्रपात है, शिव समुद्रन जलप्रपात। लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर है। दाएं तट की सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी, अमरावती। बाएं भाग के जो तट की सहायक नदियां हैं हेमवती, शिमसा, अर्कावती। अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी से होकर बहती हैं, तो इसे भी याद रखें। आगे देखते हैं हम नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा का जो उद्गम है अमरकंटक के पहाड़ियों से होता है। इस पे 2 जलप्रपात हैं, विंध्याचल और सतपुरा के मध्य के भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात, इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। 1312 किलोमीटर की है ये नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ताप्ती नदी की बात करते हैं। ताप्ती नदी का भी उद्गम कहाँ का होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से होता है, बैतूल जिला के मुल्ताई से होता है। लंबाई की बात करें तो लंबाई 724 किलोमीटर है। ये भी ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहाव अरब सागर में गिरती है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। नदियों के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। गंगा के नदी के किनारे कौन कौन से हैं? हरिद्वार, ये आपके एग्जाम का भी पूछ लिया जाता है। हरिद्वार हो गया, फतेहपुर हो गया, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना। कौन कौन सा है? हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर और पटना। यमुना नदी तट पर देख लेते हैं, नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा और इटावा।
कृष्णा के नदी के तट के किनारे विजयवाड़ा, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। गोदावरी के नदी के किनारे नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री। रामगंगा के नदी किनारे बरेली है। राप्ती, गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे। अयोध्या पूछ ले तो सरयू नदी किनारे। लखनऊ गोमती नदी किनारे। लेह सिंधु नदी किनारे। श्रीनगर झेलम नदी किनारे। लुधियाना सतलुज नदी किनारे। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी किनारे। सूरत बैतूल ताप्ती नदी किनारे। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे। कटक महानदी के किनारे हैं। कोटा की बात करें चंबल नदी किनारे। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे। और जबलपुर की बात करते हैं नर्मदा नदी किनारे। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख शहर हैं। जलप्रपात की बात कर लेते हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं, किस नदी पर हैं और किस राज्य में हैं। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करते हैं तो ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश जबलपुर में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। कपिल धारा दुग्ध धारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी में है, राजस्थान में है। हुंड्रू की बात करते हैं, स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड रांची में है। चित्रकूट की बात करते हैं, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ बस्तर में है। जोगरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात की बात करते हैं, वराही नदी पर है और कर्नाटक शिवमोगा में। प्रमुख झील देख लेते हैं, ये झील भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील किस में है? केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। पुष्कर झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। पुष्कर और सांभर। लोकटक झील मणिपुर में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट पूछ ले तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। पेरियार झील केरल में। चिल्का उड़ीसा में। डिंडवाना राजस्थान में। सरदार सरोवर, अब देखो बहुउद्देशीय नदी परियोजना की बात करते हैं, जो बांध है वो बनाए गए हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जलप्रपात जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में। माटा तिल्ला परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मानसून की बात कर लेते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद देखो, दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है ये कहाँ से आता है? हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करता है, ठीक है। और वहाँ से 1 जून से केरल से प्रारंभ होता है। केरल से जब प्रारंभ होता है 1 जून से, मतलब जून से समझ लो, जून से केरल से प्रारंभ होता है और ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक है आपका बंगाली खाड़ी की शाखा और एक है अरब सागर की शाखा, ठीक है। इससे लगभग कितने 80% वर्षा भारत में होती है। वर्षा जून से सितंबर तक होती है। जून से सितंबर तक मानसून होता है। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, ठीक है। जून और सितंबर भी लगा दो तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने हो जाएगा। उत्तर पूर्व मानसून की बात करते हैं। उत्तर पूर्व मानसून, इसे लौटता हुआ मानसून के नाम जानते हैं। उत्तर पूर्व मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। भारत की जो बंगाली खाड़ी से ये जलवाष्प ग्रहण करता है आते समय, और नवंबर में तमिलनाडु में इसमें वर्षा होती है। लौटता हुआ मानसून, जो मानसून जाता है वही लौटता है, ठीक है। आम पकने पर
में सहायक है। आम्र वर्षा की बात करते हैं, देखो आम्र वर्षा, आम्र पकड़ने पर ये सहायक होता है। कर्नाटक और केरल में से आम्र वर्षा कहा जाता है। मानसून पूर्व वर्षा है, ये मानसून से पहले होता है आम्र वर्षा। कहाँ पे? कर्नाटक और केरल में। शीतकालीन वर्षा की बात करते हैं तो ये उत्तर पश्चिम भारत में होता है शीतकालीन वर्षा। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है भूमध्य सागरीय शीतकालीन वर्षा। काल वैसाखी देख लो, काल वैसाखी किस महीने में होता है? बैसाख महीने में। असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाले वर्षायुक्त पवन काल वैसाखी के नाम से जानते हैं इसे। असम में इसे बारडोली छीरा कहा जाता है। असम में क्या करते हैं? बारडोली छीरा। और ये किसके लिए लाभदायक होता है? चाय, पटसन, चावल के लिए लाभदायक होता है। लू की बात करते हैं। लू तो सभी को पता है शुष्क और गर्म पीड़ादायक पवन है। दिल्ली और पटना के बीच तीव्रता अधिक है इसकी रहती है। लू गर्म हवा है ये। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली पवन है। फूलों वाली बौछार केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्र में होता है। ये कहवा के फूल खिलने में सहायक होता है फूलों वाली बौछार। ये भी बारिश ही है, वर्षा। आगे देखो, मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी, हालांकि मिट्टी तो 8 प्रकार के होते हैं, इसमें देखो कमी है मिट्टी दिया गया। चलो जितनी मिट्टी उसी को देख लेते हैं। काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा अपक्षय व अपवर्तन से होता है। बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से या कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ट्रॉपिकल चारनोज्म। अधिकता इसमें किसकी होती है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की होती है। कमी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी होती है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, मतलब ये इसमें क्या होता है ना, जब ये सूखता है तो अपने आप इसमें दरार पड़ जाता है, तो इसलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी से कहा जाता है। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ये पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं। लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निष्कालन से होता है। कम उर्वरता इसमें होती है। लो ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्सीजन की आवश्यकता की अधिकता के कारण इसमें अधिकता होती है। कमी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, ये फॉस्फेट, कैल्शियम और जैव पदार्थों की कमी होती है। कर्नाटक, केरल, नाडु में ये पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। पोटास की इसमें अधिकता होती है। देश के कुल 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है। फास्फोरस की इसमें कमी होती है। उत्तरी मैदान और भारत की नदी घाटियों में यह स्थित है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर जो नवीन जलोढ़ मृदा होता है वो खादर बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, तो ये तो पता ही होगा आपको। आगे देखते हैं लाल और पीली मिट्टी की बात करते हैं तो लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान में के दक्षिण में है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। महीन कणों वाली ये उर्वर भूमि है। जल योजित होने का कारण ये पीली हो जाती है, तो ये तो सभी को पता ही है। अब है प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, हालांकि ये जितना भी है ना आपका NCERT का सार है, कह सकते हैं आप इसको। और ये आपको एग्जाम में हमेशा NCERT से बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आप इसे एक बार पूरा पढ़ लेंगे ना, सही रहेगा। चलो इसको भी कर ही लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो रहने देते हैं, ठीक है। जो अभी हमने ये नदियों के बारे में पढ़ा है ना, तो इसको हम ऐसे करेंगे कि मैप के थ्रू देख लेंगे, तो मैप के थ्रू आपको ज़्यादा याद होगा।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो हमने देखा है नदियों के बारे में उसी को मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट के ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।